हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज की इस क्लास के माध्यम से बात करेंगे। अगर आप क्लास को आराम से कंप्लीटली धैर्य के साथ में अगर पूरा देखते हैं तो दो से तीन प्रश्न आपको जो है वो इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डेली क्लास मनोविज्ञान की डेली क्लास जो है वो अटेंड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मनोविज्ञान का आपका एक भी प्रश्न जो है वो गलत जाएगा। चलिए कर लेते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला प्रश्न कह रहा कि मानव विकास के संबंध में यहाँ पे आपका देखना है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। साथियों यहाँ पे आपको मानव विकास के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन ए देखो, विकास रेखीय होता है। ऑप्शन बी कह रहा कि विकास पूर्वानुमेय होता है। ऑप्शन सी कह रहा कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी कह रहा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखो, वृद्धि और विकास की बात करें साथियों, वृद्धि और विकास की बात करें तो करीबन आपके 3 से 4 प्रश्न, ठीक है, 3 से 4 प्रश्न जो है वो आपके पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेकर के यानी कि विकास और वृद्धि को लेकर के पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 2 या 3 प्रश्न, सॉरी 3 या 4 प्रश्न करीबन, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए, बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विकास कभी भी साथियों, विकास की जो प्रक्रिया है ये कभी भी रेखीय नहीं होती है। विकास जो है ये इस प्रकार से चलता है, यानी कि विकास जो है ये हमेशा, विकास की जो प्रक्रिया है ये होगी वर्तुलाकार। विकास की साथियों जो प्रक्रिया है ये हमेशा वर्तुलाकार होती है, न कि रेखीय। यहाँ पे अगर मैं इस रेखीय की बात करूँ तो वृद्धि जो होती है, यानी कि वृद्धि जो होती है ये हमेशा रेखीय होती है, लेकिन विकास जो होता है ये हमेशा वर्तुलाकार होता है, यानी कि पूर्व अनुभवों को समाहित करते हुए चलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि ये पूर्व अनुमेय होता है, यानी कि पूर्व के जो अनुभव हैं उनको साथ में लेते हुए चलता है। ऑप्शन सी, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है। विकास की साथियों बात करें तो विकास हमेशा, मैंने आपको पहले भी जो पहले अपनी क्लास हुई थी उसमें बताया था कि विकास प्रसव पूर्व अवस्था या फिर गर्भावस्था, जब बालक अपनी माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, उस समय विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन सी जो है वो विकास के बारे में एकदम सही है। उसके बाद में विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ये क्वेश्चन 2022 के अंदर जो रीट की परीक्षा हुई थी 2022 में, उस समय ये पूछा गया प्रश्न है कि विकास होता है, विकास साथियों हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले जो बालक हैं वो घुटनों के बल पर चलना सीखता है, और उसके बाद में जो है वो पैरों पर खड़ा होकर जो है वो चलना सीख जाता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया हमेशा वर्तुलाकार होती है और वृद्धि की प्रक्रिया है वो हमेशा रेखीय होती है। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन ए है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की है, और वो विद्यार्थी, ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है वो कर जाएंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार, यहाँ पे बात हो रही है जीन पियाजे की। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था जो है वो कौन सी है। साथियों जीन पियाजे की बात करें, ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और कुल जो है वो 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और कुल जो है वो 4 अवस्थाएं जो हैं वो बताई है, ठीक है। पहली जो अवस्था है वो है इंद्रिय जनित या फिर इसको बोल दो संवेदी पेशीय गामक अवस्था। पहली जो अवस्था है ये इंद्रिय जनित है तो भी वही बात है, संवेदी पेशियाँ हैं तो भी वही बात है, और गामक पेशियाँ हैं तो भी वही बात है। इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था है ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, ठीक है, जो पहली अवस्था बताई है वो बताई है इंद्रिय जनित या फिर संवेदी गामक पेशीय अवस्था, और ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद में दूसरी जो अवस्था है
दूसरी जो अवस्था है ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी जो अवस्था है ये है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था होती है कब से कब तक? ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, तो पहली जो अवस्था है ये है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद में दूसरी जो अवस्था है ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक है। उसके बाद में तीसरी जो अवस्था है ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये अवस्था है चौथी, और ये अवस्था होती है 12 वर्ष से फिर अधिक, यानी कि 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था, 12 वर्ष से अधिक की अवस्था, इसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी जो अवस्था है तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं हैं। आपसे पहली पूछ सकता है, आपसे दूसरी पूछ सकता है, आपसे तीसरी या फिर चौथी, एक जो है वो आपसे जरूर पूछी जाएगी L1 के अंदर भी और L2 के अंदर भी। तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना कि कौन सी अवस्था जो है वो कब से कब तक होती है। तो जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है, अवस्थाएं कितनी है? 4 अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, कब से कब तक? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, सेकंड अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर आएगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, एक ही बात है, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। तीसरी जो अवस्था है ये 3 नंबर की अवस्था है। ये जो अवस्था है साथियों ये 3 नंबर की है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 या फिर 12 वर्ष तक होती है। और उसके बाद में चौथी जो अवस्था है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 12 वर्ष से लेकर के अधिक होती है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? यहाँ पे आपसे पूछा है दूसरी अवस्था का, तो हो जाएगी कौन सी? तो हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ये होती है कौन सी? अपनी दूसरी अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर, जिन मास्टर और जिन मास्टरियों का आंसर यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर वहाँ पे आएगा कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, पूर्व आए या फिर प्राक आए। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न, और ये है जीन प्याजे को लेकर के। जीन प्याजे सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है साथियों। जीन प्याजे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व का भाव जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, वस्तु स्थायित्व का भाव होता क्या है भाई? जीन प्याजे हमने पढ़ा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा, 4 अवस्थाएं पढ़ी। ठीक है, 4 अवस्थाओं का टाइम पीरियड पढ़ा कि ठीक है कि कौन सी अवस्था कब से कब तक होती है। लेकिन इन अवस्थाओं की एक विशेषता है, उसका नाम है वस्तु स्थायित्व। सबसे पहले बात करेंगे कि वस्तु स्थायित्व होता क्या है, और उसके बाद में बात करेंगे कि ये जो वस्तु स्थायित्व है ये किस अवस्था की एक विशेषता है। ठीक है साथियों, देखो, वस्तु स्थायित्व का सीधा सा मतलब ये हो गया कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटा बच्चा जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ले लेता है। छोटा बच्चा जो होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन को ले लेता है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हैं कि उस मोबाइल फ़ोन को अगर भाई हम डायरेक्ट उससे, ठीक है, अगर हम सीधा उस मोबाइल फ़ोन को छीन लेंगे तो बच्चा जो है वो रो देगा। इसलिए हम जो है वो उस मोबाइल फ़ोन को बच्चे के ऊपर से 2-3 बार घुमाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन देख, और वो जो चिड़िया चाह रही है वो उसको लेके जो है वो चली गई है। अब वो जो बच्चा होता है वो आपकी तरफ नहीं देखता है, वो सीधा सा जो है वो उस पक्षी की तरफ, यानी कि पक्षी हो या ना हो लेकिन वो ऊपर जो है वो ज़रूर देखता है, आसमान की तरफ ज़रूर देखता है, और ये मान लेता है कि हाँ ये जो मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था उसको ज़रूर जो है वो पक्षी लेके चला गया। इस चीज़ को वो मान लेता है, उसको हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का भाव। तो ये जो अवस्था है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किस अवस्था के अंदर जो है वो ये पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है इंद्रिय गति काल के अंदर। जो पहली अवस्था होती है साथियों, पहली जो अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय गति काल जो होती है ये 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, और इसके अंदर बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का जो भाव है वो पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर 4 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह। थोड़ा सा जो है वो टफ क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि किस अवस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व का जो भाव है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन
जो आपका 4 नंबर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रिय गति का या फिर संवेदी गामक पेशीय अवस्था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता जो है वो क्या है? ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है साथियों? ये है अपनी दूसरी अवस्था। अवस्था कौन सी है? अवस्था है दूसरी अवस्था, और ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, तो इसमें से कौन सी विशेषता जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं, तो ये हो जाए कौन सी? प्रतिमूर्ति निर्माण। ठीक है, प्रतिमूर्ति निर्माण जो है ये होगी अपनी कौन सी? ये होगी संक्रियात्मक, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है प्रतिमूर्ति निर्माण। चित्र को देख करके उसके जैसा चित्र बनाना उसको हम बोलते हैं प्रतिमूर्ति निर्माण। तो ये होता है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की उम्र में, यानी कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर 1 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रतिमूर्ति निर्माण ये एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। बढ़िए, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, ठीक है, वस्तुओं व घटनाओं के विषयों के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? प्रारंभ की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कई बार और कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है, और उम्मीद है कि 2025 के अंदर होने वाली परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे चीज आ रही है, देखो प्रारंभ कर देता है, तो ये प्रारंभ करेगा कौन सी अवस्था के अंदर? ये प्रारंभ कर देगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, जो कि होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 या फिर 12 वर्ष तक। यहाँ पर बात हो रही है प्रारंभ की। किसी भी देखो वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देगा कब? ये करेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। लेकिन साथियों, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे ये शब्द नहीं आए, प्रारंभ शब्द अगर नहीं आए, प्रारंभ शब्द अगर नहीं आए, तो वहाँ पे करना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है अपनी 11 वर्ष से या फिर 12 वर्ष से फिर अधिक। यहाँ पे बात प्रारंभ की हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है प्रारंभ की, कि एक बच्चा जो है वो कब से तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में सोचना और समझना जो है वो शुरू कर देता है, तो ये करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। लेकिन अगर प्रारंभ की बात नहीं है, सीधा जो है वो ऐसे आ जाए कि कब एक जो है वो चिंतन के बारे में उत्कृष्ट स्थान जो है वो प्राप्त कर लेता है, तो वो करता है अपनी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है, पूर्ण रूप से, भाई पूर्ण रूप से तर्क के माध्यम से बच्चा सोचेगा, वो 11 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा होगा वही सोचेगा। लेकिन प्रारंभ कब करेगा? देखो प्रारंभ तो कर लेगा ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, जो कि अपनी 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द है प्रारंभ। तो जहाँ पे प्रारंभ आ जाए, ठीक है, चिंतन के बारे में पूछा हो और प्रारंभ आ जाए, तो करना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्ण रूप, चिंतन का पूर्ण रूप जो है वो कब प्राप्त कर लेता है? तो ये करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, जो कि 11 वर्ष से लेकर के या फिर 12 वर्ष से लेकर के अधिक की उम्र को कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? ये आपकी रीट L2 2021 के अंदर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग जो है वो बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो साथियों, उसको हम कहेंगे आत्मसातीकरण। ठीक है, क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण कहेंगे। तो जिनका भी आंसर यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग जो है वो बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं, तो उसको कहेंगे आत्मसातीकरण। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, आत्मसातीकरण। ये क्वेश्चन जो है वो स्टार लगा देना, आपसे 2025 के अंदर भी पूछा जा सकता है कि जब हम स्कीमा का, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग जो है वो बाह्य जगत के विश्लेषण को जानने के लिए करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको साथियों आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के
अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे क्या? उसको साथियों संशोधित करने की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? संशोधित करने की बात हो रही है। तो उसको हम जो है वो साथियों स्कीमा कहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि देखो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको जो है वो क्या कहते हैं? अच्छा सुने, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम जो है वो समायोजन कहते हैं। उसको जो है वो हम समायोजन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके अंदर संज्ञानात्मक संरचना के अंदर सुधार किया जाता है उसको बोलते हैं समायोजन। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समायोजन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्कीमा का मतलब क्या होता है? अच्छा सुने, स्कीमा जो है उसका मतलब क्या होता है? ये आपके L2 11 फरवरी 2018 के अंदर पूछा गया किसने कि स्कीमा जो है इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए देखो खंडन क्रिया विधि, ऑप्शन बी अधिगम विधि, ऑप्शन सी लंबे समय में याददाश्त में सूचना के संगठन पैकेट्स का एकीकृत होना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। ठीक है, तो स्कीमा का मतलब हो गया कि लंबे समय में याददाश्त, यानी कि लंबे समय तक चीज़ों को क्या करना, याद रखना। ठीक है, संगठित करके याद रखना, तो उसको हम बोलते हैं स्कीमा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यानी कि 3 नंबर जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। लंबे समय में याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का क्या करना, एकत्रित करना, यानी कि वस्तुओं को जो है वो लंबे समय तक संग्रहित करके रखना, याद करके रखना। ठीक है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन जिनका भी है उनका यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अच्छा सुने, निम्न में से कौन जो है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ये आपके L2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का एक निर्धारित तत्व नहीं है? ठीक है, सामाजिक संचलन, अनुभव, संतुलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है वो आपका सामाजिक संचरण जो है ये साथियों पियाजे के अनुसार एक बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, सामाजिक संचरण। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सामाजिक संचरण की बात करें तो ये पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं के बीच में अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है उसको जाना जाता है। ये L1 11 फरवरी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी धारणाएं और नई धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो संतुलन ही कहते हैं। तो आपका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको साथियों जो है वो संतुलन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, संतुलन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्जीव वस्तुओं के सजीव गुण देने वाली प्रकृति को जीन पियाजे ने जो है वो क्या नाम दिया है? मतलब कोई भी वैसी वस्तु जो है वो निर्जीव है उसको जो है वो सजीव समझना। किसी भी निर्जीव विषय वस्तु को सजीव समझने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं सजीव चिंतन। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पे जिनका भी आंसर 3 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना ये जो प्रक्रिया है इसको साथियों हम सजीव चिंतन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सजीव चिंतन। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं एक कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।